ये पूरा गलत है। ऐसा नहीं है। ऐसा किसी जंगल में हुआ कि शेर नहीं रहा तो पशु पक्षी और जंगल खत्म होने लगा। शेर के जंगल में होने से शेर की शरीर की गंध और उसके मलमूत्र से का जो प्रभाव बनता है, उससे तमाम वायरल और बैक्टीरियल जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो उसका डॉक्टर है। तो शेर जितना खाता है उससे बहुत ज़्यादा प्राणावस्था और जीवावस्था की सुरक्षा के लिए वातावरण प्रदान करता है। बिना उपयोगिता के कोई नहीं ले रहा है इस अस्तित्व में मानव को छोड़कर। बिना अपनी उपयोगिता सिद्ध किए और प्रकृति से लेते जाएं और डींगे हाँकते जाएं, ये मानव से ही संभव है। प्रकृति में कोई इकाई ऐसी नहीं है। प्रकृति का नियम है, जितना लेता है उससे अधिक वापस दे देता है। उसको मानव शरीर के रूप में देख सकते हैं। जितनी कैलोरी हम भोजन के रूप में इनटेक करते हैं उससे अधिक श्रम हम डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि जीवन की ताकत जब शरीर के साथ लगती है वो आगे बढ़ जाता है। शरीर अकेला नहीं है, जीवन का ताकत उसके साथ है। तो इस रूप में हमको समझ में आता है कि शरीर अपने आप में अकेला नहीं है, कोई दूसरी ताकत उसके साथ में काम करती है। तो मैं जो कोर में आ जाता हूं कि हमने कहा कि सभी इकाइयां क्रियाशील हैं, इसका मतलब वो ऊर्जा संपन्न है। और किस प्रकार ऊर्जा संपन्न है? किस प्रकार ऊर्जा संपन्न है? व्यवस्था के अर्थ में सभी इकाइयां इस प्रकार ऊर्जा संपन्न हैं कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके गैलेक्सी तक सब व्यवस्था के एक स्वरूप में हैं। इसका मतलब इन सभी इकाइयों के ऊर्जा संपन्न होने में कोई सामंजस्य है कि नहीं है? अब दो तर्क यहां पे आ सकते हैं। एक मिनट। एक तो हम ये कहें कि सभी इकाइयां अपने तरीके से ऊर्जा संपन्न हैं। भाई, यदि सभी इकाइयां अपने तरीके से ऊर्जा संपन्न हो तो क्या इस व्यवस्था को परिभाषित किया जा सकता है, इस आचरण को परिभाषित किया जा सकता है? जैसे हम एक परिवार में उस उपलब्ध ऊर्जा का अपने तरीके से यूज करते हैं तो परिवार की क्या स्थिति हो गई? केओस हो गया ना, केओस हो गया। केवल इतना ही करना है कि व्यवस्था को समझकर जो सोचने समझने की ऊर्जा हमको मिली है उसका व्यवस्था के अर्थ में उपयोग करना है, ताकि मैं भी उस लार्जर कैनवस पे उस व्यवस्था का हिस्सा हो जाता हूं। तो व्यवस्था के अर्थ में संबंध परिभाषित होता है। ऐसा हमने बार बार कहने की कोशिश की है। तो क्या समझ में आया? इन सभी ब्रह्मांड की सभी इकाइयों को ऊर्जा कहां से प्राप्त है? इनके ऊर्जा का स्रोत क्या है? इन सब को ऊर्जा का स्रोत, अब यदि इस सामंजस्य को देखते हैं तो इन सब की ऊर्जा का स्रोत कोई एक ही है कि अलग अलग है? अब पूरे अस्तित्व को देखें तो दो ही स्थितियां हैं। इकाइयां हैं, खाली स्थान में हैं, और खाली स्थान इकाई के आर पार है। तीसरी कोई चीज है ही नहीं। एनटीपीसी का वायर तो गया नहीं धरती में कि तेरे को ऊर्जा दे दे, है ना? फ्री वाईफाई, धीरे 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 हौले हौले। तो ये समझ में आ गया कि इकाइयां हैं और व्यापक में हैं, खाली स्थान में है, तीसरी कोई चीज है नहीं। ये तो पक्का हो गया। और सभी इकाइयां क्रियाशील हैं और इस प्रकार क्रियाशील हैं कि व्यवस्था के अर्थ में है। तो सभी इकाइयों को कोई एक ऊर्जा उपलब्ध है ना? कोई एक ही चीज। सारे सैलरी आप लोग क्यों एक दूसरे को एक साथ एक रिलेशन पहचानते हो? शिक्षा विभाग में कितने शिक्षक हैं? 70,000। ये 70,000 लोग, 50,000 लोग एक दूसरे के साथ रिलेट कर पाते हैं। क्यों रिलेट कर पाते हैं? इनकी सैलरी एक जगह से आती है, ऊर्जा एक ही जगह से मिल रही। भोजन की ऊर्जा एक ही जगह से मिल रही, तो हम अपने आप को एक परिवार के रूप में रिलेट करते हैं कि हम एक साथ हैं, और उसी आधार पर कोऑर्डिनेशन है कि वो ऊर्जा एक ही जगह से आ रही है। सभी इकाइयों को देखें तो जैसा उनका सामंजस्य है,
तो ये बात बहुत क्लियर है, तीसरी कोई चीज है नहीं, तो कोई एक ऊर्जा उनको समान रूप से उपलब्ध है। क्या वास्तविकता है जो सभी इकाइयों को हमेशा समान रूप से उपलब्ध है? क्या ऊर्जा है, क्या वास्तविकता है जो सभी इकाइयों को समान रूप से उपलब्ध है, हमेशा उपलब्ध है? खाली स्थान। इसलिए इसको कहा कि ये खाली स्थान नित्य है। ये खाली स्थान इसका, हाँ, बड़ी व्यवस्था है, जैसे गैलेक्सी बढ़ते हैं, व्यवस्था के अंदर जो चेंजेज होते हैं, जो आप कह रहे हैं कि एक पूरी व्यवस्था एक सिस्टम से चल रहा है, लेकिन ये व्यवस्था खुद में ही परिवर्तनशील है, ऐसा है कि नहीं? सारी परिवर्तनशीलता किसी व्यवस्था के अर्थ में है। सारी परिवर्तन, जब परिवर्तनशीलता को आप छोटे विंडो से देखोगे तो आपको क्योस जैसा लग सकता है। यदि उसी परिवर्तन को आप लार्जर कैनवस पे देखोगे तो वो किसी बड़ी व्यवस्था के अर्थ में कोई परिवर्तन है। मतलब हमारी दृष्टि का सवाल है। व्यवस्था विदिन जो बड़े व्यवस्था के अंदर जो छोटे छोटे व्यवस्थाएं हैं वो सब चेंज होते रहते हैं। एक आदमी का शरीर छोड़ना एक परिवर्तन है, लेकिन आदमी शरीर नहीं छोड़े, शरीर छूटना आदमी के शरीर यात्रा में सबसे खूबसूरत घटना है, क्योंकि फिर से एक नई यात्रा शुरू करने का अवसर है। पहली क्लास पूरी ना हो तो दूसरी क्लास में जाएगा, तो लगातार अगली क्लासेस में जाने के लिए एक व्यवस्था है। लेकिन जब आप इतने विंडो में देखते हो तो आपको लगता है कि मेरी माँ क्यों चली गई, क्योंकि हम बच्चे की तरह से घटनाओं को देखते हैं। अस्तित्व का जो नियम है, अस्तित्व के होने का जो प्रयोजन है, मेरे होने का जो प्रयोजन है, जब मैं उस दृष्टि के साथ देखता हूँ तो घटना मुझको स्वीकार होती है। स्वीकार होने से स्वीकृति के भाव में जीना सुख है, फिर हम उस दुख से मुक्त हो जाते हैं। तो जर्नी जो है मानव की, समझने की जो जर्नी है, वो स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, कारण से महाकारण जर्नी ऐसी। माने सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम, यदि सूक्ष्म की भाषा लगाएं तो ऐसा लगा सकते। कारण जो जीवन में मध्यांश है, जिसमें अस्तित्व जैसा है उसको वैसा देखने का पूरा ताकत है ना, उसको कारण कहा। जो सब चीज़ के होने के आधार को पहचानता है, जैसे मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, तो सबका अपना अपना एरिया ऑफ ऑपरेशन है कि मन क्या करेगा उससे अधिक नहीं कर सकता जितना कर सकता है, वृत्ति क्या करेगा, चित्त क्या करेगा, बुद्धि क्या करेगा, और मध्यांश को, जिसको हमने कहा कि संपूर्ण जैसा है वैसा देखने का आधार, आधार को भी देखने की ताकत है, उसको आत्मा कहा। कुछ और भाषा में कोई और शब्द दे सकते हैं, शब्दों से कोई खास बात नहीं। हाँ जी, वापस लौटते हैं अपने डिस्कशन पे। मूल में हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक हमने इकाइयों को समझने का प्रयास किया पिछले 6 दिन में। एक और वास्तविकता जिस पे हमारा बहुत ध्यान नहीं गया था, उसको भी हम वास्तविकता के रूप में देखने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। वास्तविकता है ही, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक ऐसी वास्तविकता जो इकाई नहीं है, नहीं है, इकाई नहीं है ना, है ना, असीम है, तो उसको खाली स्थान के रूप में पहचाना, असीम के रूप में, व्यापक के रूप में, क्रिया शून्य के रूप में, पारदर्शी के रूप में, अखंड के रूप में, पारगामी के रूप में और पूर्ण के रूप में, है ना। और इसकी कुछ और क्वालिटी की चर्चा हमने की कि क्रिया शून्य है तो इसका मतलब है कि दृष्टा नहीं है, कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है, किसी को प्रभावित नहीं करता है। अब हम आगे देखते हैं कि इकाइयों की तरफ हमने देखा तो पता चला कि सभी इकाइयाँ क्रियाशील हैं, ऊर्जा संपन्न हैं। सभी इकाइयों की क्रियाशीलता, ऊर्जा संपन्नता इस प्रकार है कि समग्र व्यवस्था में एक भागीदारी का स्वरूप दिखाई देता है। तो एक तो ये समझ में आ गया कि सभी इकाइयाँ यदि इस प्रकार ऊर्जित हैं कि वो एक बड़ी व्यवस्था के स्वरूप में है, तो इन इकाइयों के ऊर्जित होने का स्रोत अलग अलग नहीं हो सकता, क्योंकि इकाई अपने तरीके से ऊर्जित होती तो ये सामंजस्य को हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो एक तो बात ये क्लियर हो गई कि सभी इकाइयों के ऊर्जित होने का स्रोत कोई एक ही चीज़ है, कोई एक ही है, ऐसी बात हमने की।
दूसरा यह कहा कि इकाइयां और खालिस्तान के अलावा तीसरी कोई चीज है नहीं। तो क्या चीज है जो सभी इकाइयों को समान रूप से प्राप्त है, जिसमें वो हैं ही और उससे बाहर जाने का भी कोई कल्पना नहीं है, कोई रास्ता नहीं है? क्या चीज है? स्पेस। स्पेस वो रियलिटी है जिसमें सभी इकाइयां हैं ही। तो सभी इकाइयां इस खाली स्थान में होने मात्र से जो प्रभाव हमको इकाइयों पे दिखाई देता है कि वो इस प्रकार ऊर्जित हैं कि वो स्वयं में व्यवस्था और संपूर्णता में भागीदारी के स्वरूप में है। तो हर इकाई अपनी पूर्ण में, इसको भाषा दिया, पूर्ण में डूबे हैं, पूर्ण में भीगे हैं। भीगे हैं मतलब आर पार है, पूर्ण से घिरे हैं, पूर्ण में डूबे हैं और उससे बाहर निकलने की कोई स्थिति नहीं है। पूर्ण से घिरे हैं, पूर्ण से भीगे हैं, आर पार है, पूर्णता में डूबे हैं, पूर्णता में भीगे हैं, पूर्णता से घिरे हैं। इसको एक शब्द दिया, संपृक्त। इकाइयां संपृक्त। संपृक्त तीनों को एक साथ बोला, सबमर्ज्ड एक शब्द कह सकते हैं शायद, लेकिन वो कहने से ना परिभाषित ही करना पड़ता है। तो सभी इकाइयां इस खाली स्थान, असीम, क्रियाशून्य, पारदर्शी, अखंड, पारगामी, एक ऐसी रियलिटी है ना जिसके कुछ एट्रीब्यूट्स हमने देखे, उसमें डूबी हैं, भीगी हैं, घिरी हैं। पूर्णता में डूबी हैं, पूर्णता में भीगी हैं, पूर्णता में घिरी हैं, इसलिए पूर्णता के अर्थ में प्रेरित हैं। सभी इकाइयां पूर्णता में डूबी हैं, पूर्णता में भीगी हैं, पूर्णता से घिरी हैं, और ये हमेशा है। तो जैसे 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 आटे का रसगुल्ला बनाते ना, उसको चाशनी में डुबा देते हैं, तो जो मीठा का गुण है वो पूरा आटे में आ जाता है, सब जगह मीठा ही मीठा लगता है। रुई को पानी में डुबा दिया तो पानी में होने की वजह से पानी का गुण रुई में आ जाता है, नरम हो जाता है, भीगा हुआ, ठंडा हो गया। तो उसी तरह से व्यापक में होने मात्र से, व्यापक में होने मात्र से, है ना, व्यापक में होने मात्र से जो महिमा है, हर इकाई में पूर्णता के रूप में निश्चित आचरण ही पूर्णता की अभिव्यक्ति है। इस अस्तित्व में हर इकाई पूर्णता के अर्थ में है। मानव के अलावा सभी इकाइयां अपनी पूर्णता को व्यक्त करती हैं। निश्चित आचरण ही पूर्णता का स्वरूप है। मानव में भी उसी पूर्णता की प्यास है। मानव भी उसी पूर्णता को निश्चित आचरण की अपेक्षा के रूप में व्यक्त करता है ना, और ज्ञान पूर्वक होने से, ज्ञान होने से निश्चित आचरण के साथ व्यक्त हो जाता है। कहाँ पहुंचे? हम सभी इकाइयों के आचरण को देखें तो सभी, कहा कि सभी इकाइयां पूर्णता के अर्थ में हैं। आम अपनी पूर्णता के साथ, नीम अपनी पूर्णता के साथ, सभी पशु पक्षी अपनी पूर्णता के साथ, सूरज, धरती, चांद, सितारे अपनी पूर्णता के साथ, एटम अपनी पूर्णता के साथ। पूर्णता का मतलब है निश्चित आचरण की अभिव्यक्ति। हम अपनी पूर्णता को क्यों नहीं फील, हम में पूर्णता नहीं है कैसे पता चलता है? हम पूर्ण नहीं हैं कैसे पता चलता है? अपने ही आचरण से परेशान है हम, दूसरों से कम परेशान है, अपने आप से ज़्यादा परेशान है। इतना उटपटांग विचार आता है, ऐसा लगता है कि भैया मत ही आए है, और हमारे लाख चाहने के बावजूद वही विचार फिर आता है। इसका मतलब है कि मेरे भीतर ही तो कोई फैकल्टी होगी जहाँ ये सोचने का मैकेनिज्म है ना, सोचना, इच्छा, चिंता करना, परेशान होना है ना, और मेरा उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। मुझ में ही कोई सोचने की फैकल्टी है, मेरे भीतर ही कोई शक्ति है, उस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। इसका मतलब है मैं होने के रूप में मानव हूँ, रहने के रूप में मानव होना अभी शेष है। हम आकार से मानव हैं, आचरण से मानव होना अभी शेष है। ये आचरण से मानव नहीं है, यही अनिश्चित आचरण है। अनिश्चित आचरण ही हमारी पीड़ा है। हमने अपना और अपनों के अनिश्चित आचरण को ही अव्यवस्था के रूप में, पीड़ा के रूप में देखा। ये शिक्षा की जिम्मेदारी है
शिक्षक की परिभाषा वही है कि जिसका आचरण निश्चित है, वही शिक्षक होने के लायक है। और जो सभी को निश्चित आचरण पूर्वक जीने की प्रेरणा दे सकता है, मार्गदर्शन दे सकता है, वही व्यवस्थापक है। नहीं तो व्यवस्थापक की जान निकाल देंगे लोग, है ना। आज बड़ा पद कितना खतरनाक हो गया है, आप लोगों से बेहतर कौन जानेगा। शैक्षणिक चीज़ें नहीं रह गई ना, वो कुछ और हो गया। तमाम चीज़ें इतनी पॉलिटिसाइज हो गई हैं, इतना तमाम तरह का पॉलिटिकल प्रेशर है, इतने तमाम तरह के सामाजिक प्रेशर हैं। जिस उद्देश्य के लिए हम उस पद पे बैठे थे, जिस उद्देश्य के लिए हम उस पद पे बैठते हैं और जिसको हम डिलीवर करना चाहते हैं, पूरा वातावरण कहता है कि इसको छोड़ के बाकी सब कर दो। तो हमको लगता है कि हमारे खुद के साथ में न्याय नहीं हो पा रहा है, तो हमको भी तो उसकी तृप्ति नहीं है। तो काम की बात क्या निकली? काम की बात ये निकली, कोई ऐसी महिमा, एक महिमा है जो फिजिकल है, जिसमें भार है, परिवर्तनशील है, जलता है, कटता है, फटता है, परिवर्तन होता है। एक दूसरे प्रकार की महिमा देखी, जो मैं स्वयं हूँ। असीम अक्षय शक्ति, सोचने विचारने की असीम क्षमता। यदि सोचने विचारने की असीम क्षमता है तो यदि निरंतर क्षमता है, ये इससे कम में संभव नहीं है कि वो इकाई स्वयं में निरंतर नहीं है। तो मैं एक ऐसी इकाई तो हूँ पर भारहीन हो गया, इकाई तो हूँ लेकिन अक्षय क्षमता के साथ हो गया, और मेरी पूर्णता, मैं समझपूर्वक पूर्ण होता हूँ, उस पूर्णता के मैं प्रयास में हूँ। एक तीसरे प्रकार की वास्तविकता, जो इकाई ही नहीं है, जो असीम है, व्यापक है, पारगामी है, पारदर्शी है ना, जो क्रिया शून्य है। इसका मतलब ये किसी को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन इसमें होने मात्र से इकाइयाँ ऊर्जित है, इसलिए इसको हमने कहा मूल ऊर्जा। ये मूल ऊर्जा सभी को समान रूप से प्राप्त है, इसी का एक नाम दिया साम्य ऊर्जा। ये अपने आप में, जैसा कि दो प्रकार की ऊर्जा की चर्चा हम कर सकते हैं, एक सापेक्ष ऊर्जा, एक निरपेक्ष ऊर्जा। सापेक्ष ऊर्जा का मतलब है जिसके होने का कोई दूसरा कारण है, जैसे एटॉमिक पावर, तो उसके मूल में क्या हो गया? एटम। थर्मल पावर, उसके मूल में कोयले के साथ कुछ हस्तक्षेप किया। हाइडल पावर, पानी के साथ कोई हस्तक्षेप किया। तो जिस ऊर्जा के लिए कोई दूसरा कारण उपलब्ध है ना, उसको कहा सापेक्ष ऊर्जा। जिस ऊर्जा के लिए दूसरा कोई स्रोत नहीं है, आप पूछ सकते हैं भाई ये इसमें ऊर्जा कहाँ से आ गई? सामान्य क्वेश्चन बनता है, आ गई और चली गई, ये भाषा कहाँ से आएगी? जब उससे बड़ी व्यवस्था का कोई आधार हमारे पास, ये पेन कहाँ से आया? कहीं से प्लास्टिक मिला, कहीं से इंक मिला, कोई तो इससे बड़ी कोई व्यवस्था हमको दिखाई दे रही है। तो जब हम कहते हैं, जब हम क्यों लगाते हैं, तो बेसिकली उससे बड़ी व्यवस्था की ओर इशारा कर रहे हैं। ये व्यापक कहाँ से आया? ये खालिस्तान कहाँ से आया? तो उससे कोई बड़ी व्यवस्था को देखना पड़ेगा। खालिस्तान जैसा कि हमने खालिस्तान को देखा, तो क्या इससे और कोई बड़ी व्यवस्था की बात हम कर पाएंगे? यहाँ आके गाड़ी रुक गई तो है ना, उधर नहीं बोल रहा हूँ भैया उधर नहीं बोल रहा हूँ। सोलर एनर्जी हो गया कि कोई एक पिंड है जो किसी भी कारण से आवेशित हो गया है, जहाँ फ्यूजन लगातार हो रहा है, जलने का काम लगातार हो रहा है। लकड़ी है, जल रही है, गर्मी भी देती है, प्रकाश भी देती है, दो तरह के एट्रीब्यूट होते हैं। तो सन कोई ऐसी ही चीज़ है, उसकी चर्चा यहाँ नहीं कर रहे हैं। वही उसका अस्तित्व है। हम ही कह रहे हैं कि धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, तो अस्तित्व तो होना है। अब वो जलता हुआ रहेगा कि ठंडा रहेगा, कि उस पर वनस्पति संसार भी हो जाएगा, कि कुछ और भी हो जाएगा, पर वो तो है, वो नष्ट नहीं हो सकता, ये बात ठीक है। तो कोई यदि सन के रूप में, धरती के रूप में कोई भी प्लैनेट है, जैसे हम धरती की भी बात कर रहे थे कि मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि सारा एटम बॉम्ब इस धरती पे ब्लास्ट कर दें, फ्यूज़न यहाँ भी शुरू हो जाए और ये भी आग का गोला बन जाए, लेकिन ये एग्जिस्टेंस से गायब हो जाएगा, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए हमने कहा कि पदार्थ अवस्था का धर्म होना है, होने को ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये उसकी अपनी मौलिकता है, ये उसके होने का स्वरूप है, उसका धर्म है। कहाँ पहुँचे? मूल ऊर्जा है।
मूल ऊर्जा है। और मूल ऊर्जा का स्वरूप कैसा हुआ कि उसमें होने मात्र से, सूत्र है, सभी इकाइयां अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित हैं। सभी इकाइयां अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित हैं। पदार्थ उसको पाकर ऊर्जा संपन्न है। कैसे ऊर्जा संपन्न है पहचाना कि दो सब एटॉमिक पार्टिकल मिलकर एक परमाणु के स्वरूप में हो जाते हैं और लगातार वो पार्टिकल घूम रहे हैं। तो क्रियाशीलता लगातार बनी हुई है और सारी क्रियाशीलता किसी व्यवस्था के अर्थ में है। तो कहा कि ये कोई ऐसी महिमा संपन्न वास्तविकता जो स्वयं में ऊर्जा स्वरूप है, जो स्वयं में पूर्ण है, पूर्ण में ऊर्जा में होने से इकाइयां ऊर्जित है, पूर्ण में होने से पूर्णता की ओर प्रेरित हैं, व्यवस्था के अर्थ में प्रेरित है। व्यवस्था के अर्थ में प्रेरित है, इसका क्या मतलब हुआ? व्यवस्था के अर्थ में प्रेरित है का मतलब है व्यवस्था के अर्थ में हर इकाई दूसरी इकाई को पहचानती है। व्यवस्था के अर्थ में पहचाना कि अव्यवस्था के अर्थ में पहचाना? मानव प्रिय हित लाभ में जीते हुए दूसरे को व्यवस्था के अर्थ में पहचानता है कि अव्यवस्था के अर्थ में पहचानता है? मानव अव्यवस्था के अर्थ में, भ्रमित मानव दूसरे मानव को अव्यवस्था के अर्थ में पहचानता है। लेकिन अस्तित्व में चूंकि भ्रमित होने की व्यवस्था नहीं है, पदार्थ भ्रमित नहीं है, ये तमाम चीज़ें भ्रमित नहीं हैं, इनका होना अस्तित्व सहज विधि से अपने अपने आचरण के साथ है, इसलिए इधर वो प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए ये सभी व्यवस्था के अर्थ में एक दूसरे को पहचानते हैं। अब यदि मानव की बात करें, जब मानव व्यवस्था के अर्थ में दूसरे मानव और प्रकृति को पहचानेगा, उसको भ्रमित बोलेंगे कि ज्ञानपूर्ण बोलेंगे? ज्ञानपूर्ण बोलेंगे। इसीलिए मानव से जब ये ऊर्जा जैसा है वैसा व्यक्त हो पाई, तो उसको, इसी को हमने ज्ञान के रूप में भी पहचाना। बेसिकली जिसको ज्ञान तात्विक रूप में, है ना, बहुत मोटा एग्जाम्पल लें कि इलेक्ट्रिसिटी है और बल्ब से व्यक्त होती है, तो उसका एक्सप्रेशन प्रकाश के रूप में और हीट के रूप में दिखाई देता है। उसी प्रकार ये मूल ऊर्जा यदि हम बात करें, हर इकाई अपनी पात्रता के अनुसार ऊर्जित है। हर इकाई अपनी पात्रता के अनुसार ऊर्जित है। तो एक एटम के मूल में जाएंगे तो ध्वनि, ताप, विद्युत, ये 3 प्रकार के एक्सप्रेशन हैं। जीवन भी उसी ऊर्जा में ऊर्जित है। जीवन में जाएंगे तो एक मानव में आशा, विचार, इच्छा के रूप में व्यक्त है। तो हर इकाई अपनी पात्रता अनुसार व्यक्त है। पदार्थ अवस्था उसको पाकर, पदार्थ अवस्था और व्यापक के सह अस्तित्व में जो व्यक्त प्रभाव है वो ऊर्जा है। प्राणावस्था और व्यापक के, प्राणावस्था और मूल ऊर्जा के सह अस्तित्व में जो व्यक्त प्रभाव है वो स्पंदन है। जीवावस्था की बात करें तो जीवावस्था में जो जीवन शरीर को चला रहा है वो उसको पाकर आशा के रूप में व्यक्त है। जो जीवन मानव शरीर को चला रहा है उसकी पात्रता और अधिक हुई है, वो उसको पाकर आशा, विचार, इच्छा के रूप में व्यक्त है। जिसको हमने जागृत मानव कहा है वो उसको पाकर ज्ञान रूप में व्यक्त है। तो 2 सेंटेंस में पूरी बात को कहा जा सकता है कि मानव का अस्तित्व ने, जैसे माँ बाप ने बच्चे पैदा किए और बच्चों को हम कैसा देखना चाहते हैं? अपने प्रतिरूप के रूप में देखना चाहते हैं, है ना। शक्ल से तो लोग पहचान लेते हैं भी फलाने का बच्चा है, लेकिन ज्ञान में हमारा बच्चा हमसे आगे निकल जाए, हमसे बेहतर कर सके, परिवार का नाम रोशन करें, तो हम सार्थक अपने आप को फील करते हैं कि हमारा जीना सार्थक हुआ, है ना। उसी तरह से प्रकृति में मानव इवॉल्व हुआ, तो सह-अस्तित्व का प्रतिरूप मानव है। सह-अस्तित्व का प्रतिरूप मानव है और व्यापक का प्रतिरूप ज्ञान है ना। कैसे कहा इस बात को? पूरे एग्जिस्टेंस में देखें तो होने के रूप में 3 वास्तविकताएं,
चौथी वास्तविकता नहीं है जड़ परमाणु चैतन्य परमाणु, अभी मैं उसको चैतन्य इकाई लिखता हूँ जिसको हमने जीवन के रूप में पहचाना। और तीसरी वास्तविकता मूल ऊर्जा या खाली स्थान। पूरे अस्तित्व में 3 वास्तविकताएं। चौथी वास्तविकता को देख के कुछ है तो ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ और है? पूरा अस्तित्व में जो कुछ भी है ब्रह्मांड में, उसके मूल में 3 वास्तविकताएं। जड़ परमाणु, जड़ परमाणु का फैलाव पदार्थ अवस्था और प्राणावस्था के रूप में। चैतन्य इकाई जो पशु पक्षी शरीर को चलाता है तो जीव अवस्था की बात की, जो मानव शरीर को चलाता है तो ज्ञान अवस्था की बात की। तो अधिकांश प्लैनेट जो हमारी जानकारी में है वो पदार्थ अवस्था की सीमा में है। कहीं तो पदार्थ अवस्था भी अपने आप में पूर्णता की स्थिति में नहीं है ना। बाकी हम कल्पना करते हैं कि धरती पे जब ये एक धरती है तो और भी धरतियां होंगी जहां इस धरती के जैसा या इससे कम या इससे अधिक की स्थितियां हो ही सकती हैं। ऐसी कल्पना को हम नकार नहीं सकते, लेकिन ऐसा कहने का हमारे पास कोई प्रमाण भी नहीं है। कल्पना में तो आता है। तो 3 वास्तविकताओं के अलावा कोई और वास्तविकता समझ में आती है? अरे यही तो है महाराज, यही तो है शून्य। शून्य मतलब क्रिया शून्य। स्वयं में क्रिया, देखिए महिमा देखिए कैसी है। स्वयं में क्रिया शून्य होते हुए समस्त इकाइयों में क्रियाशीलता का आधार है, ये इसकी महिमा है। तो वैक्यूम अपने आप में कोई रियलिटी नहीं है। वैक्यूम का इतना ही मतलब है कि आपने वहां से किसी विधि से इकाइयों को हटा दिया है, तो कुल मिला के शून्य ही है, माने व्यापक ही है। हाँ जी, और कोई रियलिटी इन 3 के अलावा? क्योंकि मूल ऊर्जा, क्योंकि अब समझने की तरफ हम जा रहे हैं तो स्पेस कह के हम लटक नहीं सकते, है ना। हाँ वही कह रहा हूँ, तो हमको समझना तो पूरा ही होगा। शून्य में ऊर्जा आपके कहने से हो जाएगी, आपके कहने से नहीं होगी, ऐसा थोड़ी होगा। शून्य में ऊर्जा नहीं होती है क्योंकि ऊर्जा शब्द से हमारी कंडीशनिंग बहुत क्रियाशीलता की है। ऊर्जा बोलते ही हमको इंजन जैसा कुछ दिखने लगता है ना, गतिशीलता दिखने लगती है, क्रियाशीलता दिखने लगती है। वो हमारी कंडीशनिंग ऊर्जा के साथ जुड़ी हुई है, उस शब्द की वजह से ऐसा होता है। लेकिन जब हम समझने की बात कर रहे हैं, हम चीज़ों को देखने की बात कर रहे हैं, हमको ये साफ दिखाई दे रहा है कि एक तो रियलिटी ये है, स्पेस है, सारी इकाइयाँ हैं, सारी इकाइयाँ लगातार क्रियाशील हैं। क्रियाशील हैं तो इसका मतलब बल संपन्न है, बल संपन्न है तो उसके मूल में कोई ऊर्जा है। इकाई और व्यापक के अलावा तीसरी कोई वस्तु है नहीं। ऊर्जा का आधार क्या है? समस्त इकाइयों के क्रियाशीलता का आधार क्या है? और जब क्रियाशीलता को देखने जाते हैं तो पता चलता है कि पूरे ब्रह्मांड में सारी क्रियाशीलता का स्वरूप एक सामंजस्य के स्वरूप में है। सब एटॉमिक पार्टिकल से लेकर गैलेक्सी तक एक व्यवस्था का दर्शन होता है। इसका मतलब जिस प्रकार से ये इकाइयां ऊर्जित हैं उनमें कोई सामंजस्य भी है, उनमें कोई व्यवस्था का स्वरूप, कोई हार्मनी, कोई एक सूत्र भी दिखाई देता है। तो फिर कहा कि इकाइयों के अलावा जो उपलब्ध वास्तविकता है वो केवल व्यापक है, स्पेस है, तीसरी कोई चीज है नहीं। और ये अपने आप में क्रिया शून्य है, इसमें कोई क्रिया है नहीं, लेकिन सभी इकाइयां क्रियाशील हैं, तीसरी कोई चीज है नहीं। तो अभी ये लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, कि इसी में ये व्यापक कैसा है, सभी इकाइयां व्यापक में डूबा है, खाली स्थान में डूबा है। ये व्यापक इकाई के आर पार है, ये उसी से घिरा हुआ है। कोई भी स्थान ये ऊर्जा से रिक्त और मुक्त नहीं है। इस वास्तविकता से रिक्त और मुक्त कोई स्थान हो ऐसी कल्पना नहीं है। तो कोई महिमा है, इसी खाली स्थान में कोई महिमा है जिसमें होने मात्र से इकाइयां ऊर्जित हैं, अपनी अपनी पात्रता के अनुसार ऊर्जित हैं। अब इसको हाइपोथेसिस माने। व्यापक का मतलब कोई फैली हुई वस्तु, ओमनी प्रेजेंट, और क्या बोला, है
उसके तो साइंटिस्ट आप ही हैं, उस, है ना? क्या नहीं नहीं, वो क्या है, अब आपका कंडीशनिंग में जुड़ने लगता है, जो पुराना वाला डाटा है वो जुड़ने लगता है। हाँ देखिए, अभी तक हमारे पास बहुत सारी आस्थाएं हैं। किसी के अनुसार ईश्वर सबको चलाता है, थोड़ा साइंटिफिक टेम्परामेंट हो जाता है तो कोई सुपर नेचुरल पावर है, तो हमने अलग अलग उसको नाम दिए हैं। पर आप नाम दो मत दो, मानो मत मानो, वो सिस्टम तो चल ही रहा है। अच्छी बात यह है कि वहाँ जो कुछ होना है वो हो ही रहा है ना? अब घटना अपनी जगह है, उसका इंटरप्रिटेशन अपनी जगह है, ठीक हो गया? अभी तक हम आस्थाओं ये के आधार पे या साइंटिफिक टेम्परामेंट के आधार पे कुछ शब्दों को देते आए हैं, लेकिन उसकी रियलिटी जैसी है उसको वैसा समझने के लिए कोई एक प्रपोजल कम से कम, अभी मैं कह रहा हूँ कि चलो इसको अभी हाइपोथेसिस के रूप में लें, और यदि हमको तर्क सम्मत लगता है ना, तो हम इस पर शोध करेंगे तो रियलिटी तो है ही है। तो कम से कम इतना काम तो हुआ कि जो आशा विचार इच्छा गाड़ी और साड़ी में ही जा रही थी, वो कम से कम एग्जिस्टेंशियल रियलिटी की तरफ भी हमारा ध्यान गया। इतना काम तो हुआ। मानव की महिमा है, जिस तरफ ध्यान देता है उसको समझने लगता है। मानव की महिमा है, जिस तरफ उसका ध्यान जाता है वो रियलिटी को समझने लगता है। तो कम से कम रियलिटी को समझना, मैंने कहा था कि मेरा घर 20 साल से चल रहा है, कोई मेरे को पैसा देता है पर मेरे को पता नहीं है, उसको जानने की मेरी इच्छा होगी कि नहीं होगी, आखिर ये सब चल कैसे रहा है। कहीं जरा सी अव्यवस्था होती है तो मेरे को इतनी पीड़ा होती है, लेकिन ये पूरी कायनात इतनी व्यवस्थित है, आखिर हमको कभी तो कल्पना में आएगा कि यार ये कैसे चल रहा है। हमारा ऑफिस तो अव्यवस्थित है, लेकिन इतना बड़ा ऑफिस तो बढ़िया चलता है। यदि इधर वाला ऑफिस कैसे चलता है इसकी समझ ही आ जाए तो अपने ऑफिस में कुछ अप्लाई कर लेंगे। ऐसा कभी सोचे कि नहीं सोचे? हाँ तो एक लाइन फिर से बोल देता हूं, संबंध बनाना है कि संबंध है ही पहचानना है? तो पति पत्नी संबंध शाश्वत है, आपको नया कुछ नहीं करना है, जो एग्जिस्टेंस में है केवल उसको पहचानना है। माँ बाप का बच्चों के साथ रिलेशन एग्जिस्टेंशियल है, जो है उसको पहचानना है ना? व्यवस्था, समग्र व्यवस्था संबंध है ही, उसको पहचानना है। व्यवस्था बनाना है कि व्यवस्था है ही पहचानना है? व्यवस्था है ही पहचानना है। जो व्यवस्था है ही उसको नहीं पहचानने गए तो स्वयं को शरीर माना, और भय प्रलोभन आस्था से व्यवस्था को बनाने गए तो शासन बन गया। शासन हमको भी स्वीकृत नहीं है, जिस पे हम करते हैं उसको भी स्वीकृत नहीं है। घर में सफल नहीं हुआ, बाहर कैसे सफल होगा? उस पीड़ा को हम पा रहे हैं। तो हम अपने मूल जगह में आ गए कि धरती का सभी मानव सुख की तलाश में है। क्या चीज है सुख की तलाश? इसको दूसरी भाषा हम दे दें, यही पूर्णता की तलाश। पूर्णता ही सुख है। मानव में समझने की क्षमता है, उस समझने की क्षमता को रियलिटी जैसा है वैसा उसमें इन्वेस्ट करके जैसा है वैसा पा लेता है। यही मेरी पूर्णता है, यही सुख है। तो जो मानव में सुख की अभिव्यक्ति है वो बेसिकली ये मूल ऊर्जा और जीवन के सह अस्तित्व में व्यक्त प्रभाव है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी और बल्ब के सह अस्तित्व में व्यक्त प्रभाव प्रकाश के रूप में व्यक्त है, वैसे ही मूल ऊर्जा और जीवन के सह अस्तित्व में व्यक्त प्रभाव मिनिमम सुख की चाहत के रूप में उपलब्ध है, अधिकतम ज्ञान रूप में उपलब्ध है। तो सुख की चाहत हमारे लिए प्रेरणा है, ज्ञान उसका प्रमाण है, उसकी पूर्णता है। कहां पहुंचे? अस्तित्व में तीन वास्तविकता। देखिए कितना निश्चित है। क्या बोला? बोले ज्ञान तो असीम है, आदमी तुच्छ है, कुछ पकड़ में नहीं आएगा। ऐसा बोल बोल के बेचारा डिप्रेशन में भेज दिया। ज्ञान का फैलाव असीम है, होने के रूप में ज्ञान निश्चित वस्तु है ना? इस धरती पे कितने परमाणु होंगे? संख्या कितनी होगी? अब उसको हम गिन सकते हैं क्या? उसको नहीं गिन सकते। मैं धरती के परमाणुओं को नहीं गिन सका, इसलिए मैं डिप्रेशन में चला गया।
इसकी आवश्यकता है क्या? नहीं। मैं इस आकाश के असीम फैलाव को नहीं पहचान सकता हूं, इसलिए मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं है। इस असीम फैलाव को समझने की आवश्यकता है, इसकी पूंछ तक जाने की जरूरत नहीं है। एटम को समझने की आवश्यकता है, एटम की जितने अनंत एटम इस धरती पे हैं उनको गिनने की मानव की आवश्यकता नहीं है ना। चावल हांडी में चढ़ाया, पका के नहीं पका, सारे निकाल के दबाने पड़ते हैं कि एक ही दबाना पड़ता है? नहीं नहीं, जब तक सारे नहीं दबा लेंगे अपने को प्रमाण नहीं बचेगा। सारे दबाने के बाद पता चला खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं, सारे दब गए। तो मैंने कहा कि ज्ञान फैलाव के रूप में असीम है, होने के रूप में निश्चित वस्तु है, इसलिए समझा जा सकता है। क्या कहा? जड़ परमाणु, चैतन्य इकाई और स्पेस व्यापक मूल ऊर्जा के रूप में 3 वास्तविकताएं अस्तित्व में हैं। चौथी वास्तविकता नहीं है, ऐसा आपके सामने प्रस्ताव है। आप ढूंढें, चौथी होगी तो जोड़ लेंगे। 3 वास्तविकताओं के साथ अस्तित्व में 3 क्रियाएं, चौथी क्रिया नहीं है। भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, चौथी क्रिया नहीं है। 2 क्रिया हम विज्ञान में पढ़ ही रहे हैं, उसके ऊपर जितना काम किया उसे कोई उपलब्धि है ही है। सारा जो क्योस हुआ, सारी जो झंझट हुई, ये जीवन क्रिया समझ में नहीं आई, इसलिए अपने में ही कन्फ्लिक्ट है। कभी प्राण कब है, कभी मान कब है, कभी पद कब है, कभी धन कब है। उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, अपनों से अपनापन कम हुआ है, हम अकेले हुए हैं। कैसे इस बात को हैंडल करें? जितना हमको भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया पकड़ में आ गया, उतना हमने पदार्थ संसार को, देखिए हमारा सबसे अधिक ज्ञान किसके बारे में है? पदार्थ। उससे कम, उससे कम, उससे कम, ये दिखाई देता है। ये हमको पकड़ में आता है कि अभी तक जितना भी हमको ज्ञान उपलब्ध हुआ है, सबसे अधिक पकड़ हमारी पदार्थ पे बनी है। उससे कम इधर, उससे कम इधर, उससे कम इधर, एक क्रम हमको दिखाई दे रहा है। हम धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं, है ना, और आगे और आगे और आगे। 3 क्रिया, 3 वास्तविकताएं, 3 क्रिया, इसके फलन में 4 अवस्थाएं। क्या? पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। अब तो आपको ये 4 कैटेगराइजेशन ठीक लगता है ना? अब तो लिविंग, नॉन लिविंग, अब तो झगड़ा नहीं है ना। साइंस में हम पढ़ रहे हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो साइंस में लिविंग जो हम नॉन लिविंग कह रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जब हम लिविंग की बात करते हैं तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मानव, उसके लिए केवल शरीर है। तीनों का शरीर कोशिका से बना है, वो प्राण है, इसमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मानव का आचरण शरीर का एट्रीब्यूट नहीं है, वो जीवन का एक्सप्रेशन है। इस जीवन रूपी चैतन्य इकाई को पहचाने बिना मानव को पहचान पाना संभव नहीं है। ऐसा होता तो अपने पति की शरीर की सारी अनाटॉमी समझ में आने के बाद उसका आचरण पकड़ में आ गया होता। 72,000 नाड़ी है, इतनी हड्डियां हैं, ये हार्ट है, लंग्स हैं, है ना, स्ट्रक्चरल फंक्शनल सब तो कर डाला, उसके बाद भी आचरण तो पकड़ में नहीं आ रहा है, कब क्या करेगा या हम कब क्या करेंगे। तो इसका मतलब है हमको आचरण के साथ में जीना है कि स्ट्रक्चर के साथ में जीना है? हमको पर्पस के साथ में जीना है कि स्ट्रक्चर के साथ में जीना है? जीना पर्पस के साथ में, स्ट्रक्चर के साथ। तो स्ट्रक्चर तो इस बात के लिए है कि आचरण को समझने के लिए साधन है, जिसको हम स्ट्रक्चर है नॉर्मल है, सब में कोई खास फर्क नहीं है शरीरों में। एक व्यक्ति है जो अपने लिए सोच के डिप्रेशन में पड़ा है, एक व्यक्ति है जो पूरे देश को दिशा दे पा रहा है। किस चीज का फर्क है? ये शरीर का फर्क है कि कोई और चीज है? कोई और चीज है, ये शरीर का एट्रीब्यूट नहीं है। तो जब तक उस वाले पार्ट को हम एड्रेस नहीं करेंगे, मानव को तो छू नहीं सकते।
शरीर की कोई बीमारी आप ठीक कर लो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आचरण पे बात नहीं करते। जब हम आचरण की बात कर रहे हैं तो धन के प्रति आदमी का दृष्टिकोण, स्त्री पुरुष संबंध के प्रति आदमी का दृष्टिकोण, प्रकृति और मानव के साथ व्यवहार करते समय आदमी का दृष्टिकोण, ये आचरण का मामला है, इस पे हाथ नहीं लगा सकते। 4 अवस्थाएं, इन 4 अवस्थाओं को बोला ये फैला हुआ ऐश्वर्य, ये फैला हुआ ऐश्वर्य। 4 अवस्थाओं को हमने एक नाम दिया ऐश्वर्य। तो ऐश्वर्य का आधार क्या है? सारा ऐश्वर्य कहां से आया? क्रियाओं से, भौतिक क्रिया से लगातार कुछ कुछ होते हुए पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, है ना। भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया 4 अवस्थाओं के रूप में व्यक्त है, इसको हमने ऐश्वर्य के रूप में पहचाना। क्रियाओं के मूल में आधार क्या है? क्रिया के लिए क्या चाहिए? क्रिया के लिए क्या चाहिए? क्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, क्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। संपूर्ण ऐश्वर्य का आधार है, इसलिए किसी परंपरा ने एक नाम दिया ईश्वर। किसी एक परंपरा ने, आप उसको एक्स बोलना चाहें, वाई बोलना चाहें, जेड बोलना चाहें, नाम देना तो मानव का काम है। एग्जिस्टेंस में रियलिटी निश्चित है। हम ऊर्जा बोलें, व्यापक बोलें, असीम बोलें, पारदर्शी बोलें, पारगामी बोलें, नित्य बोलें, सत्य बोलें, शुद्ध बोलें, बुद्ध बोलें, है ना, या हम वो बोलें अद्वितीय, इसके जैसा दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इस रियलिटी जैसी दूसरी रियलिटी एग्जिस्टेंस में नहीं है, अद्वितीय है। बोलो। हाँ। हाँ, अब आप बहुत सारी बातें एक एक स्टेप में निकल गए। हमने कहा कि एटम है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, और ये आई कहाँ से, वही तो पूछ रहा हूँ। बाइंडिंग एनर्जी वो दोनों पार्टिकल एटम के रूप में स्पेस में हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक में आ जाए ना, हम तो यहाँ तो ये पहचानते हैं कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल जिसको हम रैंडम मोशन में बोलते हैं, वो रैंडम मोशन करता हुआ दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल को पहचान कर एटम के रूप में व्यवस्थित होता हुआ दिखाई देता है। अब तो हम उससे नीचे आ जाएं, ये जो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, इसके लिए रैंडम मोशन करता हुआ दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल को पहचानने के लिए गति करता हुआ, इसमें ये ऊर्जा कहाँ से आ रही है? एटम हुआ ये बाद की बात है, ये बात, मेरी बात आप तक पहुंच रही है? एटम हुआ ये बाद की बात है। उसके पहले की पृष्ठभूमि ये है कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल रैंडम मोशन में रहता हुआ दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल को पहचानने के लिए गति करता है, और किसी मोमेंट में वो दूसरे पार्टिकल को पहचान कर परमाणु के रूप में हो जाता है। तो अभी दूसरा पार्टिकल नहीं मिला है, लेकिन एक सब एटॉमिक पार्टिकल दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल की तलाश में गति करता है। ये गति करने के लिए ऊर्जा कहाँ से आ रही है? आहा, है सब एटॉमिकल पार्टिकल परमानेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन यदि हम कह रहे हैं कि 2 एटम का पार्टिकल है, 3 एटम का पार्टिकल है, 4 का है, 5 का है, 6 का है, 7 का है और 70 का भी है, इसका मतलब है कि किसी मोमेंट में वो पार्टिकल उस स्वरूप में हुए, और एक एटम दूसरे एटम में बदलता हुआ भी देखा जाता है। हम मुर्गी को कैल्शियम मत खिलाओ, लेकिन उसको जो भी खाना खाती है उसके शरीर का बायोलॉजिकल जो भी मेटाबॉलिज्म है उससे वो अंडा बन जाता है। ये तमाम प्रयोग कहीं ना कहीं देखने को मिलते रहते हैं। इसका मतलब शरीर में वो मैकेनिज्म है कि यदि एक प्रकार की चीज़ नहीं भी दी जा रही है, वो दूसरे कंपोजिशन उसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि एटम तो एग्जिस्टेंस में ही बन रहा है। ये 2 से लेके तमाम पूरी सीरीज दिखाई दे रही है। इसका मतलब किसी मोमेंट में कुछ पार्टिकल मिलके किसी एक व्यवस्था के स्वरूप में आते हैं। तो किसी क्षण के लिए एक पार्टिकल स्वतंत्र रूप में उपलब्ध होता है, बहुत कम क्षणों के लिए, बहुत कम टाइम के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा है ही नहीं और रेडीमेड दुकान पहले से सजी हुई है
इतने वाले आयरन के, इतने वाले गोल्ड के, इतने वाले इसके, इतने वाले उसके। सन के पास कहाँ से आई? वो कैसे जल गया? वो फ्यूज़न के लिए आपको इतना तो हम पढ़े हैं कि फ्यूज़न के लिए एनर्जी देना पड़ता है ना, उस फ्यूज़न के लिए देना पड़ता है, उसके बाद फ्यूज़न कंटिन्यूस हो जाता है। ये फ्यूज़न के लिए कहाँ से आई? ओह, फिर तो मान लिया ना, इतना यहाँ से मान के शुरू किया, खत्म। हम कोई एक लेवल पे हमने मान लिया कि ये तो है ही है, अब इसके बाद बात करते हैं, फिर तो बात करने की, फिर तो बात खत्म हो गई ना, हम रूट तक नहीं जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो बेसिकली देखिए, जब हम साइंस में बात कर रहे हैं, साइंस में हम किसी इकाई के होने को जब हम मानते हैं तो फिजिकल रूप में मान रहे हैं कि उसमें बल है, उठा के रख दिया, ऐसा हो गया। और इसके गति की बात को हम करते हैं तो गति जब स्थिति में रहता है तब उसको पोटेंशियल बोल रहे हैं, बेसिकली गति की ही बात कर रहे हैं। लेकिन जब यहाँ गति की बात कर रहे हैं तो उसके होने के स्वरूप का आधार क्या है? एक लोहे का परमाणु है तो लोहे का परमाणु लोहे के परमाणु के स्वरूप में कैसे बना रहता है? तो जो होना है, और जितने, यदि कोई भी परमाणु में जितने अंशों की मात्रा निश्चित होने से वो एक प्रकार का रिजल्ट देता है। लोहे के परमाणु का आचरण पूरी धरती के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए निश्चित है। यदि इतने पार्टिकल होंगे तो वो लोहा होगा और वो यही होगा। यदि वो परमाणु, यदि वो अंशों की मात्रा बदल गई, अब वो लोहा नहीं रहेगा, वो कुछ और होगा और उसका एक निश्चित आचरण है और वो वही होगा। ये ठीक हो गया? तो ये प्रकृति में कौन सा मैकेनिज्म है जो ये डिसाइड करता है यार 110 परमाणु इस धरती के लिए काफ़ी हैं? ये 10 क्यों नहीं हुए? ये 405 क्यों नहीं हुए? ये किस मैकेनिज्म से तय हुआ कि इस धरती की बनावट में 70% पानी होगा, कुछ पर्वत होगा, कुछ रेगिस्तान होगा, कुछ समतल होगा? क्यों ये धरती का रेशो और मानव के शरीर का रेशो एक हो जाता है? क्यों पूरी फूड चेन में 1:10 का रेशो होता है? तो जब पूरी सिस्टम को देखने जाएंगे, क्यों जिनके बच्चों की उम्र ज़्यादा है उनकी संख्या कम है, जिनके बच्चों की उम्र कम है उनकी संख्या ज़्यादा है? आदमी का हाइट 60 फीट क्यों नहीं हुआ? ये 6 फुट क्यों है? ये 1 फुट क्यों नहीं हुआ? हमने बहुत सारी चीज़ों को मान के बात कर रहे हैं, है ना? होने पे सवाल खड़ा ही नहीं हो रहा है। होने पे सवाल खड़ेंगे तो विचार की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो मान लेने की आवश्यकता। पहले भी एक मान रहे थे, अब दूसरा मान लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? आत्मा पहले से मानते ही आए हैं। कौन सा परिवार इस भारत में ऐसा नहीं है जहां आत्मा पे बात नहीं होती हो? किसी घर में आत्मा का प्रकाश दिखाई देता है? तो शब्दों को बीच में लाने से, मान लेने से हमारा उद्धार नहीं हुआ। किसी तर्क के प्रति सहमत हो जाने से या असहमत होने से हमारा उद्धार नहीं हुआ। हम सहमति या असहमति के लिए नहीं बने हैं। हम किसी के पक्ष या विपक्ष में बात करने के लिए नहीं बने हैं। हम तो समाधान पूर्वक जीने के लिए बने हैं। समझे बिना सहमत हो गए क्या फर्क पड़ता है? समझे बिना असहमत हो गए तो भी क्या फर्क पड़ता है? आपकी सहमति असहमति का अस्तित्व में कोई महत्व नहीं है। महत्व किस बात का है? जानने का महत्व है। मैं जानता हूं तो मैं तृप्त होता हूं, है ना? और मेरे माध्यम से हजारों लोगों के तृप्ति का रास्ता बुलंद होता है। तो एक बात तो पक्की है कि घटना अपनी जगह निश्चित है। घटना के इंटरप्रिटेशन हम करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं अपने जीने के लिए। भाई बिजली कड़कती थी और हम भयभीत होते थे कि प्रकृति नाराज हो गई, हवन करके उसको शांत करने की कोशिश करते थे क्योंकि हम उसको वैसा मानते थे। कोई पॉइंट पे समझ में आया भाई कोई केमिकल रिएक्शन है, कोई खास बात नहीं है, उधर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अब बिजली कड़कती है, हम गाना सुनते रहते हैं। क्या हो गया? घटना तो पहले भी वही थी, आज भी वही है, हमारा इंटरप्रिटेशन बदला है। अब इंटरप्रिटेशन यदि इंटरप्रिटेशन घटना जैसी है उसके अनुरूप हो गया तो उसके अनुरूप मेरा जीना हो जाएगा। यदि घटना जैसी है वैसा इंटरप्रिटेशन नहीं हुआ तो मेरा जीना, यदि रस्सी को सांप मान लूंगा तो मेरा जीना सफल नहीं हो सकता है। कैसा?
तो अल्टीमेटली मेरे ज्ञान का प्रमाण जीने के स्वरूप में है। अल्टीमेटली मेरे ज्ञान का प्रमाण जीने के स्वरूप में है। दो सब एटॉमिक पार्टिकल एक दूसरे को पहचानते हैं, परमाणु के रूप में व्यवस्थित होते हैं, दूसरे एटम के साथ अपनी व्यवस्था को पहचान कर बड़ी व्यवस्था में शामिल होते हैं। हम पढ़े लिखे सो कॉल्ड इंटेलिजेंट मानव एक मानव से पार्टिकल से शादी करते हैं, जिंदगी भर झगड़ा करते हैं, बड़ी व्यवस्था में अव्यवस्था फैलाते हैं। स्टोरी वही है। उस पार्टिकल में दूसरे पार्टिकल को पहचानने का नेचुरल फिनोमेना है। इस पार्टिकल में दूसरे पार्टिकल को पहचानने का समझपूर्वक फिनोमेना है। इतना ही अंतर है। वहां चाहत भी है और चाहत नेचुरल तरीके से पूरा हो रही है। यहां चाहत है पर चाहत समझपूर्वक पूरा हो रही है। यही काम शिक्षा विभाग में नहीं हुआ। यही शासन की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी स्थितियों में शासन आवश्यक है। कल क्या चर्चा हुई थी, इसलिए अरे समझ है तो गलती नहीं, गलती है तो समझ नहीं। तो मानव जानबूझकर गलती नहीं करता, मानबूझकर कर सकता है। मान्यता पूर्वक ही मानव गलती कर सकता है जानने के बाद। जब से मेरे को ये मेरी स्वीकृति हुई कि पेन को रखने के लिए ठोस जगह चाहिए, मैंने पेन कभी हवा में नहीं रखा और मैं हवा में आके पेन मैंने कभी नहीं ढूंढा, क्योंकि मुझको पता है कि ठोस को रखने के लिए ठोस की जरूरत है। ये गलती हुई कभी ये गलती हुई कि प्यास लगी और खाना खा लूं। तो जिन चीजों को हमने पहचान लिया है, उसमें साइकिल चलाना आता है, अब गिर के दिखाओ। साइकिल जब तक चलाना नहीं आता है, मैं ना गिरने के सारे प्रयास करता हूं और मैं गिरता हूं। मैं कह रहा हूं पहले इस पे भरोसा हो जाए, इस पे भरोसा हो जाए कि समझने के बाद गलती होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। समझ है तो गलती नहीं, गलती है तो समझ नहीं, ये टिक जाए। हाँ जी, अब क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी बोलिए। स्वीकार है, आपको जरूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग को जरूरत है। अगर वो स्वीकार उसको कोई, जैसे वो अतृप्त रहा और किसी से बदला लेने का उसको वो रहा कि मैं परेशान रहा हूँ और इससे दोबारा मेरे को वो लेना है, तो फिर जब वो दोबारा शरीर में आएगा तो वो पहले ही इस भावना के साथ आएगा, तो वो क्या ये थोड़ा अव्यवस्था नहीं करती? ठीक है, आपका कल्पना किसी हद तक ठीक है। ऐसा व्यक्ति शरीर चलाता हुआ भी अपने आप को रोज फ्राई करता ही रहता है, शरीर छूटने के बाद भी अपने आप को फ्राई करता ही रहता है। लेकिन जब शरीर नहीं रहता है तो कूलिंग पीरियड शुरू हो जाता है। तो जब तक वो कूल नहीं हो जाता है तब तक अगले शरीर तक जाने की जगह नहीं बनती। आवेश के साथ में नहीं होता है, फिर भी समझ नहीं है, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा करेगा ही, सामान्य तर्क से वो समझ में आता है।